बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर किस तरह से जाके करना है, उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी। तो इसके लिए कहा गया है द अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉग्नाइजिंग द डेप्रिसिएशन इज एज फॉलोज। अब देखिए, डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस की नेचर हमेशा डेबिट नेचर हुआ करती है। तो इसके लिए आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट और इसके लिए क्रेडिट जो इम्पैक्ट आप लोगों ने लेके चलना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, मतलब आपने इस डेप्रिसिएशन को जाके एक्यूमुलेट करना होता है। तो आपके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। जब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो इसकी जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है और ये हमारे पास अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस रखता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के साथ होता है, तो इसका कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरीड डाउन नहीं होता। इसका ड्यूरिंग द ईयर जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है ये सारे का सारा उस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाता है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब देखिए, आपको वो अकाउंट बना के दे रहा है कि आपके पास जो रेलिवेंट अकाउंट्स होते हैं ना, किसी भी एसिड से रेलिवेंट, वो तीन अकाउंट्स हैं। एक आप लोगों के पास आएगा एसिड अकाउंट, नॉन करंट एसिड अकाउंट एट कॉस्ट। दूसरा आपके पास आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट और तीसरा अकाउंट आपके पास आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अंदर आप लोग एक रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाते थे, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाते थे और अगला आप लोग बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट बना, तीन किस्म के अकाउंट्स बनते थे। तो यहां पर भी वैसा ही है कि तीन किस्म के अकाउंट्स बनाने हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो हमेशा आप लोगों ने कॉस्ट पर अपने इस अकाउंट में जाके रिकॉर्ड कर देने हैं एट कॉस्ट। जब ये एसिड अकाउंट है तो ये अपना ओपनिंग देगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने किसी भी किस्म की एसिड की एडिशन की, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने एसिड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ही लेने हैं, ड्यूरिंग द ईयर नहीं ले सकते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप ड्यूरिंग द ईयर न्यू व्हीकल्स परचेज कर सकते हैं, न्यू प्लांट एंड मशीनरी ले सकते हैं, न्यू नॉन करंट एसेट्स आ सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी किस्म की कोई एडिशन हो रही है, चाहे वो ऑन कैश हो या ऑन क्रेडिट हो, वो आपके एसिड अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड पर जाएगी। तो एडिशन के लिए जो हमारे पास जर्नल एंट्री होती है वो होती है कि एसिड अकाउंट डेबिट एंड कैश बैंक या पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर हम लोग उसको हमेशा एडिशंस को यहां पे रिकॉर्ड किया करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्पोज भी करते हैं, लेकिन बेसिकली डिस्पोजल आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से यहां पे वो डिस्कस भी नहीं कर रहा। डिस्पोजल होती है लेकिन FR1 में जाके देख लेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एडिशंस करेंगे हम लोग। तो यहां पर एडिशन हुई तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आप लोगों के पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और यही क्लोजिंग बैलेंस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बन जाता है। SFP स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो आप लोगों ने अपने नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है वो आपके एसिड अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन होती है। ये बात क्लियर हो गई? और यही बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। फिर आप लोगों ने अपने पास मेंटेन करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब ये कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है तो इसका ओपनिंग आपके पास मौजूद होगा, करेक्ट? तो इसका क्लोजिंग कौन सी साइड में मौजूद होगा? और ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आया वो आपके पास क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब देखिए आपने जर्नल एंट्री पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो गया, किसके अगेंस्ट? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो गया
किसके अगेंस्ट? ये बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ओपनिंग रिकॉर्ड किया जो कि पिछले साल का क्लोजिंग था। ओपनिंग में फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों ने ऐड किया तो आप लोगों के पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस भी आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा। यहां पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से इसको लिखा जाएगा। जब आप लोग अपने नॉन करंट एसेट लिखने लगेंगे तो आप यहां पर बैलेंस शीट के अंदर जाके रिकॉर्ड करेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले आप उसकी कॉस्ट लिखेंगे जो कि आपको नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा। इसमें से आप लोगों ने लेस कर देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्लोजिंग बैलेंस आपने इसमें से लेस कर दिया और आपके पास एक नेट अमाउंट आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अंदर आप लोग अपने करंट एसेट्स में बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले अपने रिसीवेबल्स लिखते थे। रिसीवेबल्स में से आप लोग लेस कर दिया करते थे क्लोजिंग प्रोविजन। यहां पर बिल्कुल सेम वैसी सिचुएशन है तो आपके नेट रिसीवेबल्स आ जाते थे। तो यहां पर एसिड्स की कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपके एसिड्स रिकॉर्ड होते रहते हैं अपनी WDV की वैल्यू को। ऑल राइट, एन इशू। और जो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड आया वो आप लोगों ने लेके चले जाना है आगे अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। आपने इसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, यहां पर जितना भी बैलेंस होगा वो सारे का सारा आपने मूव करा देना है कहां पर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। क्या आपको ये तीन अकाउंट समझ आ गए? इसके बाद देखिए ये है प्रेजेंटेशन। क्या आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको प्रेजेंट कैसे करना है? तो पहली कौन सी आपके पास स्टेटमेंट आती है? प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ क्या चीज चली जाएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आपके पास आपके एसेट्स की कैरिंग अमाउंट WDV नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एनी इशू? अब इसी से रेलिवेंट आपके पास एक एग्जांपल है। कहते हैं ये आपके पास एक एसिड है जिसकी कॉस्ट है हमारे पास 400,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। An item of equipment cost rupees 40,000 at the beginning of year 1. It has an expected life of 5 years. The annual depreciation charge is, अब अगर ये ना बताते 8,000 क्या हम नहीं फाइंड कर सकते थे? 40,000 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 8,000 उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास। कहते हैं प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर 1 2 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, मतलब ऊपर जो बातें आपको बताई उसकी एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन यहां पर हो रही है। अब हम लोगों ने जाकर सबसे पहले अपने पास एक न्यू एसेट परचेज किया, किस दिन? फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पर। तो ये एडिशन है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, ये एडिशन के तौर पर इसने रिकॉर्ड हो जाना है कि हमने 40,000 का एक एसिड लिया। क्या इसके अलावा एसिड अकाउंट में कोई और चेंज है? तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। अब नेक्स्ट ईयर में कोई एडिशन वगैरह नहीं है तो यही उसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा और आपका इक्विपमेंट का अकाउंट क्लोज हो गया। बात क्लियर? अब अगर बात करें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट की, भाई जब एसिड का ओपनिंग नहीं है तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी नहीं होना। अगर एसिड का ओपनिंग हुआ तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग होना है। डन? अब इसका भी कोई ओपनिंग नहीं है तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था? वो 8,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करोगे और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे। अब यहां से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से तो ये चार्ज हो जाएगा और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन से ये अपना क्लोजिंग बना लेगा। क्लियर? ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 8,000 का, ये टोटल कितने हो गए आपके पास? लेकिन जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में पहुंचे इसका कोई ओपनिंग नहीं था, इसने सिंपली 8,000 नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोबारा से मूव करवा दिया और आपके अकाउंट्स कंप्लीट। कोई मसला इसमें?
अच्छा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में फर्स्ट ईयर के लिए भी 8,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सेकंड ईयर के लिए भी 8,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर देखिए, क्या एसिड की कॉस्ट में कोई फर्क है? इन केस है भी सही तो आपने फर्स्ट ईयर का भी बैलेंस कैरी डाउन और सेकंड ईयर का भी बैलेंस कैरी डाउन लेना है। अब फर्स्ट ईयर का बैलेंस कैरी डाउन क्या था? 40,000। तो सेकंड ईयर का क्या था? इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 8,000 और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस, तो आपके पास WDV की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? फर्स्ट ईयर के एंड पर आपके एसिड की वैल्यू 32,000 और सेकंड ईयर के एंड पर आपके एसिड की वैल्यू 24,000। ये बात क्लियर? अब इसी से रेलिवेंट एक और एग्जांपल उसने आपको दी। कहते हैं कि आपके पास मशीन बॉट फॉर ₹10,000 1st January 2012। He estimates a useful life of and a residual value of depreciation is to be calculated on, और हमने उसे क्या बना के देने हैं? मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, और साथ में हमने उसे बताना है शो हाउ द मशीन वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज 31 दिसंबर 2012 एंड, तो हम लोगों ने ये अकाउंट भी 2 साल के बना के देने हैं। जल्दी से अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए आप लोगों ने जल्दी से अकाउंट अपने पास प्रिपेयर करनी है, जल्दी करें। एक इजी सा क्वेश्चन था, और जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो कोशिश करें सबसे पहले अपना एसिड अकाउंट कंप्लीट करें। जरूरी नहीं कि सबसे पहले आप ईयर 1 कंप्लीट करें, नहीं। फिर चाहे वो 2 साल के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए है, सबसे पहले अपना एसिड अकाउंट कंप्लीट कर लें। तो उसमें क्या एडिशन आई, क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन है, क्या बैलेंस कैरी डाउन है, सारा फोकस उसी पे रहे। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक ना कोई एडिशन नहीं हुई। सिर्फ स्टार्ट में आपने एक एसिड परचेज किया और एंड तक आपके पास वही एसिड रहा। यहां पर आपने कॉस्ट को चेंज नहीं करना। कॉस्ट चाहे फर्स्ट ईयर में जो 10,000 पे है, लास्ट ईयर में भी 10,000 पे ही रहेंगे। ये खुद को नहीं चेंज करेगा, कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। तो आप लोगों ने यहां पर आके सबसे पहले अपने एसेट अकाउंट को डेबिट किया 10,000 से। ओपनिंग नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज आ गया, तो यही आपका बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर इसका ओपनिंग लिखें, कोई एडिशन नहीं थी, तो यही बैलेंस कैरी डाउन आपके पास 10,000। यहाँ पे ये 10,000 लिख लीजिएगा। और ये इस तरह से टोटल कर रहा होता है इसको। ओके, आपका एसिड अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपने आना है दो अकाउंट्स की तरफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ जाना है 10,000 लेस 800 डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो ही नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना है। और इसकी एंट्री हमने क्या पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो आपने अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है किसके अगेंस्ट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है किसके अगेंस्ट? ये एंट्री आपके पास आई। अब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जो वैल्यू है वो आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देनी है इन टोटल। जबकि यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो आपके पास वैल्यू है वो आपने बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर जाके रिकॉर्ड करनी है। और यही बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, तो फिर से वही एंट्री कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब यहां पर सेम यही अमाउंट दोबारा से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगी। जबकि यहां पर जब ये एक्यूमुलेट हुआ तब 2 साल के लिए एक्यूमुलेट होगा।
तो 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ गया 2300 एज बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये थे आपके पास अकाउंट। अब अगर हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ईयर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1150, ईयर 2 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1150। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जब आप लोगों ने अपने एसेट्स की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप लोग अपने एसेट्स अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को लें। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकंड ईयर का क्लोजिंग, तो ये तो 10,000 लिख लेंगे। फिर इनका कंपैरिजन आपने करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ। तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है, तो 10,000 में से 1150 लेस करो। और सेकंड ईयर के लिए इसका क्लोजिंग कितना है, तो 10,000 में से 2300 जाके लेस करोगे तो आप लोगों को आपकी WDVs की वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर फर्स्ट ईयर 8850 एंड फॉर नेक्स्ट ईयर 7700। ऑल राइट। और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ कंप्रीहेंसिव एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं, इनमें कुछ ना कुछ एडिशन वगैरह भी होंगी। तो डेप्रिसिएशन जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर बेटा ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन होता है तो हमने ये बात देखनी है कि वो एडिशन कब हुई है। अगर वो एडिशन सपोज के हुई 1 जुलाई को और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर, तो हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 6 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। फिर फर्स्ट ईयर के लिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा, मतलब टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस के मुताबिक हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन 19 एग्जांपल तो मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 20 MCQs आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग MCQs में अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। बताएं कौन कौन से MCQs हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करने हैं जी। MCQs 15। अच्छा, MCQs क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं व्हाट ऑफ दीज कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड और कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो कैपिटलाइज के लिए कहते हैं प्रोफेशनल फी, बेटा ये कैपिटलाइज होती है। जर्नल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मींस एक्सपेंसेस, तो आपके जो जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं ये कैपिटलाइज नहीं होते। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं होते कैपिटलाइज। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बेटा ये जो आप लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनते हैं, ये भी कैपिटलाइज नहीं होते। तो इसके मुताबिक प्रोफेशनल फी हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताएं। साइट प्रेपरेशन कॉस्ट वो कैपिटलाइज होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था जी। 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं एन एरोप्लेन इंजन वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹75 million and has a life of 48,000 flying hours. The plane was flown 1,800 hours during the year. What amount of depreciation should be charged in profit or loss account? 75 million, क्योंकि अब अमाउंट नीचे उसने राउंड ऑफ नहीं की हुई तो इस वजह से मैंने कंप्लीट अमाउंट लिख दी, डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,800, ये इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एंड आंसर इज 2812,500 जी। नेक्स्ट 34। अच्छा 34 में अगर देखें कहते हैं Hunza Limited acquired a new office building 1st October 2000. Its initial carrying amount consists land की वैल्यू 2000, बिल्डिंग स्ट्रक्चर 10,000 का है, एयर कंडीशनिंग स्ट्रक्चर सिस्टम 4,000 एंड द टोटल इज, कब एक्वायर किया 1 अक्टूबर को। फिर कहते हैं the estimated lives of the building structure and the air conditioning system is 25 years and 10 years respectively. When the air conditioning system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for rupees
ये उसके रेजिडुअल वैल्यू की बात हो गई है। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन इज टाइम प्रोपोर्शनेट वेयर एप्रोप्रिएट, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करना। अगर 1 अक्टूबर को परचेज किया है तो 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। फिर कहते हैं एट व्हाट अमाउंट विल द नॉन करंट एसेट बी शोन इन द हुंजा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज है 31 मार्च 2000। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2015। भाई लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना, लैंड की वैल्यू कितनी है? 2000, ये बाद में भी 2000 में ही रहेगी। अब हमने देखना है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या आएगा। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए किसी किस्म की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई, तो इसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये बहुत सिंपल था कि 10,000 डिवाइडेड बाय 25, इसकी जो लाइफ आपको बताई गई, और उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक आपके पास 6 मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो देखिए इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा आपके पास? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये 200 वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, अब ये 200 इसमें से लेस हो जाएगा। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फर्स्ट ईयर है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो 200 ही है। तो 10,000 में से 200 लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9800। फिर देखें इधर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम 4,000 लेस, इसकी रेजिडुअल वैल्यू मौजूद थी और वो है 500, क्योंकि ऊपर अमाउंट इन रुपीज 1000 थी, तो यहां से आपने इसको भी 1000 से लेस कर देना था। ये तो आपने 500 जाके रिकॉर्ड करना था, अदरवाइज ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती। यहां पर आएगा 500। अब देखिए इसकी लाइफ कितनी है, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितने अरसे डेप्रिशिएट हुआ जी, यहां पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहां से 175 लेस कर देंगे, 3825। अब देखिए आपके पास टोटल आपके एसेट्स की वैल्यू, ये 2000 प्लस 9800 प्लस 3825, एंड द टोटल वैल्यू इज, ये आपके पास आपके नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है 15,625,000। ऑलराइट, और अगर आपसे पूछा जाता कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, तो वो हम लोग बताते 375। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट 38। अच्छा 38 के लिए देखें, एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें पता हो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां तक चार्ज करना है। अब देखिए, प्रोवाइडेड द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2016 द मशीनरी consisted of three items purchased as under। 1 जनवरी 2014 को आपने एक मशीन परचेज की 3 मिलियन की, 1 अप्रैल 2015 को मशीन बी परचेज की 2 मिलियन की, 1 जुलाई 2016 को आपने एक मशीन परचेज की 4 मिलियन की। कहते हैं व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2016। ये बात के लिए, अच्छा यहां पर एक बात सुने, मैं ना आपको एक एसिड अकाउंट पहले बना के देता हूं, मशीनरी अकाउंट है, मशीन अकाउंट। अच्छा अब सुने बेटा, सबसे पहले देखें हम 1 जनवरी 2014 से चलते हैं। तो 1 जनवरी 2014 को एडिशन हुई थी, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, बैंक एंड अमाउंट इन रुपीज 1000 लेने लगे, 3000। क्या 2014 में और कुछ हुआ? नहीं, हमने जाकर इसको क्लोज कर दिया, और इसका बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा? 3000। जैसे समझ जैसे मैं एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, अब नेक्स्ट ईयर के लिए यही इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, 1 जनवरी 15
लेकिन 2015 में एक एडिशन हो गई थी। कब? 1 अप्रैल को। भाई जब एडिशन हुई है तभी जाके रिकॉर्ड करें। 1 अप्रैल 15 बैंक। और एडिशन कितने की हुई हमारे पास? 2000 की। यहां पर हम 2000 रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखिए आपका बैलेंस कैरी डाउन क्या हो जाएगा? 5000। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ रही है। इसको बेस बनाकर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे 1 जनवरी 2016, तो हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है? और यहां से बैंक 2016 में एक न्यू एडिशन हुई थी, कौन सी डेट को? 1 जुलाई को। 17। कितनी अमाउंट से? 4000। तो देखिए हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा? 9। क्या ये बातें सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, उसने आपसे पूछा क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2016। और डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट अ रेट ऑफ 10%। ऑल राइट। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने? अगर आपने सिर्फ 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है, तो अब हमेशा याद रखना कि जिस ईयर के लिए आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो, उसका ओपनिंग बैलेंस। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5000। अब ये देखिए ये ओपनिंग कौन सी डेट पर था? 1 जनवरी। क्या लास्ट तक मौजूद रहा? 31 दिसंबर तक है? मौजूद है। तो क्या पूरा साल नहीं डेप्रिशिएट होगा? तो आपने ओपनिंग को सबसे पहले डेप्रिशिएट करवा देना है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अब इसके साथ कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। 500। फिर अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर एडिशन है, उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना। मतलब सबसे पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज करना है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर फॉर द ईयर। फिर आपने 1 बाय 1 अपनी एडिशन के पास आना है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही एडिशन थी, कौन सी अमाउंट की? मैं यहां पे 4000 रिकॉर्ड करूंगा। इसको भी डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं। ये कब आया हमारे पास? ओपनिंग से। इसलिए इसको अलग किया, क्योंकि ओपनिंग ने पूरा साल डेप्रिशिएट होना था और इसने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट होना था। तो इसके साथ हम लोग लिख देंगे 6/(= 200)। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? क्वेश्चन सॉल्व। ऑल राइट। अच्छा, अब अगर दोबारा मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता, तो मैं बेसिकली ये अकाउंट ना बनाता। 2006 के लिए अगर मुझे 16 के लिए कहा गया, तो मैं ये देखता 16 से पहले मेरे पास बैलेंस कितना है, मैं इसके ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता फॉर 1 ईयर। और मैंने एडिशन के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी थी, और मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता। क्या ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज। अच्छा हाँ, सिर्फ मेथड को चेंज किया गया। अगर देखो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ये बड़ी इजी बात है कि आपने ऐसे ही सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, फर्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर जाके आपको कैरिंग अमाउंट का पता चलेगा। अब जब आपको 2015 के लिए 2014 के लिए डेप्रिसिएशन का ही पता नहीं है, तो 2016 की कैरिंग अमाउंट का पता कैसे चल सकता है? तो आपने इस सिचुएशन के अंदर 2004 साथ साथ 2014 का अकाउंट भी बनाते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तब जाके आपको पता चलता है कि इसका हमारे पास एक्सपेंस क्या आएगा। ओके। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इनको कंप्लीट कर लेना है। कोई भी इश्यूज हो तो आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकें। और साथ में कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स को आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मजीद डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।